दोस्तों, आज का मौजू बहुत ही हसास मौजू है क्योंकि इसको हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की और हमारे कंजर्वेटिव स्कॉलर हमें यही बताते हैं कि ये कुफर का निज़ाम है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इसको अच्छा निज़ाम समझते हैं। तो ज़्यादा सस्पेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। असल में मैं सेकुलरिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग इसको कुफर समझते हैं और कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इसका न्यूट्रल एनालिसिस करें, आया सेकुलरिज्म अच्छा है या बुरा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है। दोस्तों, सेकुलरिज्म एक ऐसा निज़ाम है जिसमें स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो मज़हब का रियासती मामलात से कोई सरोकार नहीं होता और ऐसे ही रियासत का मजहबी मामलात से कोई सरोकार नहीं होता। यानी रियासत आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आप नमाज पढ़ते हो या नहीं, आप चर्च या मंदिर जाते हो या नहीं। दोस्तों, जब हम मज़हब के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में इस्लाम आ जाता है। इस्लाम के बारे में बात हो रही है। जैसे कि मारूफ स्कॉलर कैसर अहमद राजा से पूछा गया है कि सेकुलरिज्म क्या है, उन्होंने फौरन कहा ला दीनियत। देखे दोस्तों, दीन और मज़हब एक ही चीज़ है, लेकिन मज़हब हम दुनिया के तमाम मज़ाहब के लिए इस्तेमाल करते हैं और दीन हम स्पेसिफिक इल्हामी मज़ाहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकुलरिज्म ये नहीं कहता कि दीन का रियासती मामलात से कोई सरोकार नहीं, बल्कि सेकुलरिज्म ये कहता है कि मज़हब का रियासती मामलात से कोई सरोकार नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन और कानून आज़ाद होने चाहिए मज़हब से। उम्मीद है आपके तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। यानी सेकुलरिज्म किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं और मज़हब किसे कहते हैं। समझते हैं कि सेकुलरिज्म की हिस्ट्री क्या है और ये कैसे वजूद में आया। देखिए, यूरोप में कैथलिक चर्च 1000 सालों से यूरोप के सियासी, समाजी और मजहबी मामलात को हैंडल करता आ रहा था। यहाँ तक कि पोप लोगों से पैसे लेकर उनके गुनाह भी माफ करवाता और जन्नत की टिकटें भी बेचता। अगर इन सब में पोप को कोई बात नागुज़ीर लगती, वो उस पे कुफर का फतवा लगा के उसको मार देते। ऐसा करते करते चर्च इतनी अमीर बन गई कि यूरोप का 1/3 लैंड इनकी मलकियत बन गई। अब खुद अंदाजा लगाए कि चर्च उस जमाने में कितना ताकतवर होता होगा। और यूं भी आप समझ सकते हैं कि चर्च अपने आप में एक बड़ी एम्पायर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवाम चर्च से तंग आने लगे। और जाहिर है अवाम ही तंग आते, क्योंकि जिस तरह चर्च ने मोनार्की बनाई थी, इतने बड़े बड़े टैक्स ले रहे थे, जन्नत की टिकटें बेच रहे थे, पैसे लेके गुनाह माफ करवाते और लोगों पे बैतों के फतवे लगाते और खुद आयाशी की जिंदगी गुजारते हैं। आखिरकार 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप के साइंसदानों और फलसफियों ने तनकीद करना शुरू कर दिया चर्च पर कि चर्च का रियासती मामलात में कोई दखल नहीं होनी चाहिए। तनकीद करने वालों में मार्टिन लूथर, वोल्टेयर, जॉन लॉक और इमानुएल कांट शामिल थे। तनकीद का मकसद भी यही था कि रियासत और मजहब अलग अलग होने चाहिए। रियासत का मजहबी मामलात में कोई सरोकार नहीं होगा और इसी तरह मजहब का रियासती मामलात में कोई दखल नहीं होगा, यानी दोनों आपस में आज़ाद होंगे। 200 साल के जदोजहद के बाद चर्च ने यह मान लिया कि हाँ, मजहब का रियासती मामलात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, यानी कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सेकुलरिज्म का आगाज़ हुआ और ये दुनिया के बेशतर ममालिक ने अडॉप्ट कर लिया। इस पूरे वाक़े को फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें रेनेसांस और एनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में बात करेंगे और साथ में रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में तफसीली बात करेंगे। दोस्तों, आपने ये भी जान लिया है कि सेकुलरिज्म की तारीख क्या है और हिस्ट्री क्या है, और साथ ये भी जान लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज सेकुलर हैं। लेकिन एक चीज़ रहती है यहाँ पे कि जैसे हमने कहा था कि हम न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे। चलिए एक छोटा सा एनालिसिस करें। देखिए दोस्तों, सेकुलरिज्म कभी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं होता, बल्कि सेकुलरिज्म तमाम मज़ाहिब को यकसा रिस्पेक्ट देता है। यानी सेकुलरिज्म में ना कोई सुपीरियर होता है ना कोई इन्फीरियर होता है। मसलन एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। ए कंट्री में 70% क्रिश्चियन है, 10% हिंदू है, 10% मुसलमान और 10% अदर रिलीजन के लोग हैं। और ये कंट्री कहती है कि इनका आईन ईसाइयत के कवानीन के मुताबिक बनेगी। तो याद रखें, यहाँ पर ईसाई और मज़ाहिब के लोगों पर सुपीरियर होगी और माइनॉरिटीज इंफीरियर होगी। दूसरी तरफ बी कंट्री है जिसमें 70% ईसाई हैं, 10% हिंदू
10% मुसलमान और 10% अदर रिलीजन के लोग हैं। और ये कंट्री कहते हैं कि इनका आइन सेकुलर होगा, मतलब ना कोई सुपीरियर होगा ना कोई इन्फीरियर होगा। तो यकीन रखें कि बी कंट्री के लोग ए कंट्री के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल होंगे। तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, हम दुनिया के किसी भी कंट्री में जाए तो हमें वहाँ पे मसाजिद और मदारिस ज़रूर मिलते हैं। और कुछ लोग तो तबलीग के लिए नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं। तो यार सोचा है कि वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ इनको इजाज़त क्यों देती हैं? इसकी वजह भी यही होती है कि वो कंट्रीज़ सेकुलर होती हैं और वहाँ पे इजाज़त होती है हर किस्म के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करने की। लेकिन एक बात आपके जहन में ज़रूर आती होगी कि सेकुलरिज्म अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है तो हमारे स्कॉलर्स क्यों कहते हैं कि ये कुफर है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इनकी अथॉरिटीज़ चर्च की तरह कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इनके अच्छे खासे फैंस एंड फॉलोइंग है और उनके लिए वीडियोस बनाते हैं और वहाँ से इनको इनकम मिलती है। और सच तो ये है कि इनको वेस्टर्न कंट्री खुद भी अच्छी लगती हैं। वहाँ पे इनके बच्चे पढ़ते भी हैं, वहाँ पे कारोबार भी करते हैं और वहाँ की नेशनलिटी लेने पे फख्र भी महसूस करते हैं। एक बात ख़ास तौर पे कैसर अहमद राजा के लिए कहूँगा कि ये जब किसी भी डिबेट में पंच जाता है और मान जाता है कि सेकुलरिज्म अच्छा है सबके लिए, तो कैसर अहमद राजा एक यादगार जुमला बोलते हैं कि आवाम सेकुलर निज़ाम नहीं चाहती। मेरा कहना ये है इस राजा साहब कि अगर एक बच्चे को आप 18 साल यही समझाते आ रहे हो कि सेकुलरिज्म गुनाह है, कुफर है, लादीनियत है, तो वो बेचारा कैसे फैसला करेगा कि सेकुलरिज्म निज़ाम अच्छा है या बुरा है? अलबत्ता अगर आप सेकुलरिज्म की सही तारीफ करें, सही माना बयान करें तो हर बंदा सेकुलर निज़ाम चाहेगा, क्योंकि सेकुलरिज्म में सबको यकसा हुकूक मिलते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक थी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।